दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस तरीके से लगती है, क्या क्या इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रपति को इसके बारे में क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। और जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज है, उसी के तहत हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने जितने भी आपातकाल हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वहां से उसे देख सकते हैं। तो अभी आज हम शुरू करेंगे वित्तीय आपातकाल और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 360 की। 360 आर्टिकल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहले थोड़ी भी कभी 360 के बारे में पढ़ रखा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कभी भारत में वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लागू की गई है भारत में। सिचुएशन कितनी भी आई हो लेकिन क्या अभी कभी ऐसा किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में और आर्टिकल 360 के बारे में। क्या क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी को हम एक एक करके जानेंगे। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान लागू करने का अधिकार दिया गया है। यह अगर वो इस बात से, जो राष्ट्रपति हैं, अगर वो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि भारत में अथवा भारत के किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में है, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर वहां पर है, तो वह वित्तीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं। 38वें संविधान संशोधन में 1975 में यह बात थी कि जब भी राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा अगर करते हैं तो वो न्यायिक समीक्षा से परे होगी। किस आधार पर किया गया है, इसके लिए न्यायालय में कोई चुनौती या प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इस बात को संशोधित किया गया और इसमें यह बात प्रावधान में आई कि बिना ये ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति की जो जिस तरीके से आपातकाल लगाया गया है वो न्यायिक समीक्षा से परे होगा। 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि ये न्यायिक सीमा के दायरे में आएगा और ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अब अगर हम बात करें कि संसदीय अनुमोदन, देखिए आपातकाल जितने भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, आपातकाल का सीधा सा अर्थ यही है और संघवाद भी हमने पहले बहुत बारे चैप्टर्स में डिस्कस किया है। संघवाद में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सारी शक्तियां, ज्यादातर शक्तियां संघ के पास हैं, लेकिन अगर कोई आपातकाल की सिचुएशन आती है या देश की प्रभुता, संप्रभुता, अखंडता पर अगर कोई इंपैक्ट आता है तो सारी की सारी शक्तियां अपने आप ही केंद्र में समाहित हो जाती हैं। इसी को हम संघवाद के नाम से जानते हैं। संघवाद में क्या होता है कि शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा होती हैं। हालांकि स्वायत्तता राज्य और केंद्र दोनों को होती है, लेकिन फिर भी शक्तियां ज्यादातर केंद्र में समाहित होती हैं। और जब आपातकाल की कोई सिचुएशन आती है तो सारी की सारी राज्य की शक्तियां केंद्र के अंदर चली जाती हैं। एकात्मक ढांचा हो जाता है। संघवाद ढांचे से डायरेक्ट परिवर्तन एकात्मक ढांचे की ओर हो जाता है। संसदीय अनुमोदन और समयावधि की अगर हम बात करें कि जो आपातकाल लागू किया गया है या जो घोषणा की गई है वो कब तक और किस तरीके से लागू रहेगी और क्या संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको जारी किया जा सकता है और जिस स्थिति से ये जारी किया जाएगा उससे 2 महीने के भीतर इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। यहां से कई बार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में कि कई बार टाइम पूछता है कि कितने टाइम के अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस उठते हैं और अक्सर कर कंफ्यूजन हो जाता है। आर्टिकल 360 किस बारे में उल्लिखित करता है, क्या बताया गया है संविधान में, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं तो पीडीएफ का आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, पीके एजुकेशन कोर के नाम से है। आप उसे वहां पर जुड़ जाएंगे और वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। वहां पर मैंने जीएस की सीरीज भी चलाई है, आरओ के लिए भी सीरीज चलाई थी। आप वहां पर जाइए, क्वेश्चंस को देखिए, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और अगर आपको कोई सजेशन है अगर आपका तो आप वहां पर उसे दे सकते हैं। देखिए, जब लोकसभा की उद्घोषणा को मंजूरी दिए बिना 2 महीने की अवधि के दौरान भंग कर दिया जाता है तो उद्घोषणा उसके पूर्व गठन के बाद लोकसभा की पहली बैठक जो होगी उसे 30 दिनों तक कार्य करती रहेगी और बशर्ते इसे राज्यसभा ने क्या कर दिया और राज्यसभा ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी हो। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ये जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है,
ये अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। अगर वित्तीय आपातकाल को वापस लेना है तो इसके लिए राष्ट्रपति बाद में कभी भी उद्घोषणा जारी कर सकता है। इसके लिए संसद में किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर बात करें वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, देखिए जब भी वित्तीय सिचुएशन खराब होगी या कोई आपातकाल की सिचुएशन आएगी तो हमेशा उसमें मैंने अभी जैसे कि बताया कि की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी और राज्य की स्वायत्तता छिन जाएगी। तो केंद्र में कार्यकारी अधिकार का विस्तार किसी भी राज्य को वित्तीय स्वायत्त के ऐसे कारणों को निरीक्षण करने के लिए निर्देश करता है जो उसके निर्दिष्ट है। अगर केंद्र सरकार ने ये कुछ काम बताए हैं या कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं तो जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है वहां पर उसे केंद्र के निर्देशों का पालन करना होगा और उन पर जितने भी निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करना होगा और उनको मानना पड़ेगा। राज्य में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सभी या किसी भी वर्ग के वेतन या भत्ते में कमी की जा सकती है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगी या फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषणा हो चुकी होगी तो जाहिर सी बात है जितने भी सरकारी अधिकारी होंगे या फिर किसी और वर्ग के अधिकारी होंगे, जिस हिसाब से संसद समझेगी उन लोगों के वेतन भत्तों में कमी कर सकती है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए सभी या धन विधेयक, मतलब जितने भी विधेयक हैं पारित होंगे उस टाइम पर, उनको बिलों को वो जो वित्तीय विधेयक होंगे उनको वो आरक्षित रख सकती है। कौन? संसद। संघ की सेवा करने वाले व्यक्तियों के सभी या फिर किसी भी वर्ग के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या अधिकारियों के वेतन या भत्ते में भी कमी की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्य पर पूर्ण नियंत्रण ले लेता है। जब वित्तीय आपातकाल किसी जगह पर लगा हुआ है तो राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी। एक कथन है जो कहा था H.N. कुंजरू ने, इन्होंने कहा था कि राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए एक खतरा है। वित्तीय आपातकाल के बारे में इनका ऐसा कथन है। कई बार एग्जाम में कथन पूछ लिए जाते हैं या फिर आप जब मेंस लिखते हैं और अगर आप आपातकाल के बारे में कुछ लिख रहे हैं, इमरजेंसी के बारे में अगर कहीं पर आप डिफाइन कर रहे हैं तो इन चीजों को या किसी के स्टेटमेंट अगर आप उनको लिखेंगे तो बेशक ये आपके मार्क्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब तक भारत में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो। हालांकि अगर बात करें 1991 में वित्तीय संकट आया था पर कहीं पर भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना भी बहुत होती है। मैंने हमेशा आपको वीडियोज में बताया है, जब भी पढ़ाया है, एक चीज के दो पक्ष जरूर होते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स को देखते हुए आपको अपने आंसर को बहुत संतुलित रूप में लिखना है और आपको इस निष्कर्ष तक पहुंचाना है कि किन चीजों के क्या फायदे हैं और किन चीजों के क्या नुकसान हैं और उनको एक साझा रूप में आप अपना निष्कर्ष देंगे। संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अगर लोगों का कहना है कि अगर ये आपातकाल है और ये वित्तीय आपातकाल जिस तरीके से है तो संघवाद जो है, संघवाद की भावना क्या है कि राज्यों को भी अलग स्वायत्तता मिली हुई है और केंद्र को अलग मिली हुई है, दोनों अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि जो केंद्र है वो अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अगर वित्तीय आपातकाल लग गया, फॉर एग्जाम्पल 4 राज्यों में वित्तीय आपातकाल लग गया और उनकी की सारी शक्तियां अगर केंद्र में चली जाती हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है केंद्र शक्तिमान हो जाएगा। राज्यों की सभी शक्तियां केंद्रों के हाथों में आ जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति क्या होगा? तानाशाह बन जाएगा। सोचिए उस समय पर तो और भी ज्यादा तानाशाही होती होगी जब 38वें संविधान संशोधन के समय पर यह न्यायिक समीक्षा से भी परे था कि राष्ट्रपति क्या है? संविधान का प्रमुख होता है, लेकिन वो जितने भी काम करता है वो कहीं ना कहीं जो सत्ता में सरकार होती है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो तानाशाह ज्यादा बन जाएगा और वित्तीय सहायता क्या होगी? निरर्थक हो जाएगी। मूल अधिकार भी अर्थहीन हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी, मतलब लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ा खतरा माना जाएगा। तो हमेशा मैंने जैसे कि बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, लेकिन ये अगर इसके पॉजिटिव पक्ष भी ये है कि अगर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है कहीं पर या क्राइसिस है तो केंद्र सारा उन शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है और उन सारे कार्यों को वो सुचारू रूप से
चलाएगा। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वित्तीय आपातकाल टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। यूपी में शायद सुनने में भी आ रहा है कि अब एज वगैरह भी कम की जाएगी, तो नए नए चीजें आ रही हैं लगातार, किस तरीके से बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है। यूपीपीसीएस यूपीएससी को पूरा कॉपी करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि वो एक साल में पूरा रिजल्ट और सारी चीजें कर देता है। और यूपीपीसीएस क्या करता है, 3-3, 4-4 साल के लिए चीजें लटका देता है, वैकेंसीज नहीं आती हैं। अगर एज भी कम करने की बात कर रहे हैं, यूपी के लोगों के हिसाब से सोचना चाहिए ना। आप सेंटर जैसी चीज को आप एक स्टेट में लगा रहे हैं जहां पर वैसे ही शिक्षा इतनी पिछड़ी हुई है, गरीबी है, इतनी सारी चीजें हैं, उनको भी तो कुछ प्रावधान में रखा जाना चाहिए और उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। अभी जो नए अध्यक्ष हैं वो अपने हिसाब से पता नहीं कितने बदलाव और करेंगे। आरओ में भी जैसे बताया जा रहा था कि नेगेटिव 2016 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब अगर उसी पेपर को दोबारा कराया जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट बात नहीं करी गई है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ एक तरीके से ना खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको ये चीज समझा ही नहीं पा रही है सरकारें, या नहीं बता पा रहे हैं सच जो अभी अध्यक्ष है वहां के, कि क्या कराना चाहते हैं, किस तरीके से एग्जाम लेंगे। प्रॉपर कैलेंडर को फॉलो करें, एक बच्चे के दिमाग में चीज सेट रहे कि मैं अगर 2019 का पेपर दे रहा हूं तो मेरा रिजल्ट हर हालत में 2020 तक मैं इसको क्लियर करके 2021 तक मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। 3-3, 4-4 साल तक रिजल्ट पेंडिंग रहते हैं, कभी मार्क्स नहीं आते हैं, कभी बच्चे को पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे क्या प्रॉब्लम है, कितने आंसर की थे, कितने सही हुए। कई बार हमेशा आयोग प्रश्न बनाता है, इतने धुरंधर बैठे हैं वहां पर, 10 से 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं कई बार, हर बार पेपर में। उनके लिए गलत करना बहुत आसान होता होगा, लेकिन जो बच्चा पूरी 1 साल की मेहनत दे रहा है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उसका एक एक क्वेश्चन से पीछे रह जाना। इन बातों पर पता नहीं कब सोचेगी सरकार और कब अच्छे स्टेप लिए जाएंगे। बच्चों के साथ लगातार खिलवाड़ होता चला जा रहा है, लेकिन अब ऑप्शन और कुछ है नहीं, तो फिलहाल पढ़ते रहना है और एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम्स में। और अगर अगले वीडियो तक आप जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।